गुड इवनिंग नीट के जवाजो, कैसे हैं आप सभी लोग। हम सब ने मिलकर मॉडर्न फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से फिनिश कर दिया है, उनके सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है जो हमने बोर्ड में सीखे थे, और साथ में जो डिलेटेड पार्ट था वो भी हम सब सीख चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि 15% का स्कोर है उसके पास। हमने ये पिछले लेक्चर में सीखा था, समझा था। तो अगर आपने उसे अच्छे से मास्टर कर लिया तो एक अच्छी रैंक आपके हाथ में होने वाली है, देयर इज नो डाउट। क्या बात समझ गए? तो आज हम जंप करने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट पे। अब हमने ऐसा क्यों किया सर, सीधे वहां से यहाँ पे क्यों टर्न करके, वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्या बात समझे? तो क्या करना है, जल्दी से हाथ में कॉपी पेन लेना है और शुरू करना है, सीखना है मेरे साथ, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और नीट पीवाईक्यूज भी वहीं से उड़ाते चलने हैं। चलिए शुरू करें, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान से देखो इस स्लाइड को, क्या लिखा है इसमें। चैप्टर वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस 2020 से 24 के बीच में। मैंने कहा था आपको भी पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेड आई क्या है यहाँ पे, 8 से 12 मार्क्स की है, 8 to 12 मार्क्स हैं। और ईयरली एवरेज अगर हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चंस हमें मिल ही रहे हैं लगभग 2020 से 24 के बीच में। तो इसका मतलब ये चैप्टर अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करूं कि 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस पे थे, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ पे आए थे। 2021 में यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड और पोटेंशियल से आया था। मतलब टॉपिक डिसाइड कर करके हम यहाँ पे देखो 2022 में देखो तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे आ गया था और इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए थे। 23 में क्वेश्चंस के टॉपिक क्या थे, हमारे फ्लक्स सरफेस के थे और पोटेंशियल का था। 24 में अगर हम वहीं जंप कर जाएं तो फील्ड बिटवीन प्लेट्स और पॉइंट चार्जेस पे आता। मतलब वो कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिसाइड करके पेपर हमें दे रहा है और वहां से कम एवरेज क्वेश्चन हमें 2 से 3 मिल ही जा रहे हैं, या तो 2 या तो 3, देखो उससे कम गया नहीं है। अभी समझिए कि चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों समझ में आ रहा है कि इस पे जंप करने का रीजन क्या था, कि अगर हमने इसे मास्टर कर लिया, क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, जैसे हमारा 12th स्टार्ट होता है हम इसे पढ़ते जाते सबसे ज्यादा टेस्ट इसी के देते हैं, कई बार इसे रिवाइज किया होता है। तो अगर हम एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये 8 से 12 मार्क्स जो है वो अच्छे से गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्या बात समझ गए? क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं अपने इन चैप्टर्स की, ठीक है, तो अगर एक मैं सजेशन देना चाहूं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सजेशन में देखो कि कोई हमें हैवी डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए होते भैया। ये जो फोकस करता है वो फॉर्मूले बेस्ड पे करता है। देखो फॉर्मूले बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स होती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। ठीक है, बस थोड़ी सी फोकस की बात है। शुरू करते हैं। ओके चलो आ जाओ। तो हम फिजिक्स को डिफाइन करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किस चीज पे काम करता है और वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी किस पार्ट में आता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट डज मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक का? तो सर जो चार्ज की स्टेट होती है वो एट रेस्ट यानी स्टेशनरी पार्ट पे होता है और नियरली स्टेशनरी होता है। नियरली स्टेशनरी होने का मतलब है कि मूवमेंट अगर होगा तो इतना ज्यादा स्लोली होगा कि किसी तरह की कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। समझे बात को? अगली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं होता है रियल वर्ल्ड में। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो जैसे आपने लाइटनिंग देखी होगी, ठीक है, बिल्डअप देखे होंगे, शॉक्स फ्रॉम द डोर नॉब्स देखे होंगे, टच करते ही लड़ते ही आ जाते हैं, वो सारे पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर के हैं। ठीक है, अब हम जंप करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि क्या करे, चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर दें। ओके, अभी यहाँ पे चार्ज की जो स्टेट होगी वो कैसे होगी, कंटिन्यूअस मोशन या फिर फ्लो करते हुए, यानी स्पेशली कौन फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। समझ गए बात को? ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं जाऊं तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेशन करना चाहें तो एम्पियर लॉ की हेल्प से उसे हम सीख सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में चलेंगे तो हाउस होल्ड में जो हमारी वायरिंग हुई होती है, सर्किट हमारे जो फोन्स में होते हैं, उन सब जगह इसका यूज किया जाता है। आपके घर में जो वायरिंग है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन फ्लो करा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना मतलब मोशन में आना, मोशन मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक सा डिफरेंस है और इसी डिफरेंस पे हमको काम करना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो फोकस है वो किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोकस हम लेके चलना है तो आपको बस याद रखना है कि ये स्ट्रिक्टली कवर करेगा स्टेशनरी चार्जेस को एंड फोर्सेस फील्ड्स दे प्रोड्यूस विदाउट कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का कोई कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होगा।
हम वैसी ही चीजों को कवर करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गेट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब कॉन्सेप्ट फर्स्ट, आपका सबसे प्यारा चहेता कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन। तो व्हाट इज द कूलम्स लॉ? द फोर्स F is directly proportional to the product of the given charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट की आएगा, यू नो वेरी वेल। की वैल्यू 1/4πε0, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और अगर मैं यहीं से इस पार्ट को भी ब्रेक करूं, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, इसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 8.85 × 10⁻⁻12 का रिजल्ट रखती है। ठीक है, और अगर हम यहीं से यूनिट की बात करें तो इसे जस्ट क्या कर देना है, अपोजिट कर देना। देखो ये वाला पार्ट इधर लेके आओ, के को इधर लेके आओगे तो जो यूनिट्स है वो क्या होंगी, जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। बात समझ गए? इसकी भी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं इसी बात को सुपरपोजिशन में देखते हैं। तो सुपरपोजिशन लॉ क्या होता है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, कई सारे नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं और उनकी वजह से हम किसी एक सिंगल चार्ज पे वो फोर्सेस देख रहे होते हैं, किसी सिंगल पॉइंट पे हम उस फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन लॉ। सुपरपोजिशन लॉ बहुत सिंपल सा है, आपको सारी फोर्सेस लेने और उन सबको ऐड करना विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन के साथ हम उन सबका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, दैट इज द सुपरपोजिशन लॉ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो नंबर ऑफ चार्जेस आपको शो हो रहे हैं, एक चार्ज है, एक चार्ज है, एक चार्ज है, और फिर इन सभी चार्जेस पे इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, फिर फोर्स लगने की वजह से हम नेट आंसर को ढूंढ रहे हैं, और फिर हमने बोला कि ये देखो हमारा एफ नेट आंसर आ गया। तो जब भी ऐसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमें उन सबकी डायरेक्शंस देखनी और उन्हें विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्या करना है, ऐड करना है, जिसमें हमारे cos थीटा sin थीटा भी ऐड होने वाले। क्यों? क्योंकि हमें कंपोनेंट्स में उन्हें ब्रेक भी करना होगा। ठीक है, तो वेक्टर हमें आना चाहिए, वेक्टर एनालिसिस आती है तो फिर हम इसे सॉल्व इजीली कर पाएंगे। ठीक है, एक सिमेट्री ट्रिक क्या है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली, फॉर एग्जांपल कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल, द नेट फोर्स एट द सेंटर इज ऑलवेज 0। ठीक है, कभी भी तुम्हें ऐसा सिमेट्री देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे कोई ट्रायंगल मिल गया आपको, ठीक है, और यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे करके, और सारे चार्जेस कैसे हैं, सेम है, सबकी वैल्यू सेम है, और सेंटर पे आपसे फोर्स डिमांड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिमांड कर रहा है। ऐसे कंडीशन में इन सबके आंसर्स क्या मिलने वाले, 0 मिलने हैं, ज्यादातर आंसर 0 होते हैं। ठीक है, आप सबने पढ़ के रखा होगा। ओके, तो बात है इसके पीवाईक्यू एप्लीकेशन पे। कूलम फोर्स का पीवाईक्यू है, आज वो देखें, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges positive Q and negative Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। दो चार्जेस हमने लिए, ठीक है, आराम समझना, कोई दो चार्जेस हमारे पास है और उन दो चार्जेस के बीच की कोई सर्टेन डिस्टेंस है, दैट इज द R। एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव क्यू है और एक चार्ज जो है वो नेगेटिव ऑफ क्यू है। अभी इसके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो सिंपल सा F ही वर्क कर रहा है। ठीक है, इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, अगर मैं A का 25% B को ट्रांसफर कर दूं तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों के बीच का फोर्स था वो क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, समझना। तो इस टर्म को आप ऐसे समझो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा, पर मैं और ज्यादा इजी वे से आपको समझाऊंगा। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, हमने इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, तो अगर मैं बेसिक्स ऑफ फोर्स कैलकुलेट करके दूं तो क्या मिलेगा, K Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, दैट्स व्हाई Q स्क्वायर, और मैं डिस्टेंस R ले लेता हूं तो R स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या कहने जा रहा हूं कि मैं इससे 25% इसको देने जा रहा हूं, तो इसका 25% कैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल ये 100% है, ठीक है, 100% है, 100% का मुझे 25% चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस पार्ट इज 1 और 1 का मतलब होता है यहाँ पे 100%। मैं 100% से 25% निकाल रहा हूं, मतलब मैं 1/4 निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पार्ट से 1/4 निकाला, तो टोटल कैसा रहा होगा, बहुत इजी तरीके से समझना। मुझे 1/4 वाला पार्ट चाहिए, मुझे वो निकालना है। ठीक है, तो इसको इजिली मैं क्या पता है बोलूंगा, 4/4। 4/4 का मतलब हो गया होल पार्ट, इससे मैंने निकाल लिया 1/4 पार्ट। ठीक है, तो इसके पास बचा कितना भाई, 3/4 पार्ट। सिंपल है, इस तरह से सोचोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल पहले होल 1 था 100%, होल 1 से मुझे 1/4 चाहिए, तो 1/4 मैंने निकाला। ठीक है, तो 1/4 निकाला तो कितना बचा, 3/4। अब ये 1/4 मैं ले जाके इसको दे दूंगा, समझ गए। तो अब समझना ये माइनस का 1 है और इसके पास 1/4 हम लेके जा रहे हैं। इसका नेचर तो नेगेटिव है, नेगेटिव का होल 100% है। अगर मैं इनके बीच में सॉल्यूशन लू, एलसीएम लू, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, -3। देखो
माइनस का 3/4 और अभी यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है 3/4। ठीक है, अब दोबारा हम इनके बीच में कैलकुलेशन करें, जब हम दोबारा इनके बीच में कैलकुलेशन करेंगे अगेन, ठीक है, तो k और फिर Q1 Q2 में देखो मुझे क्या मिलेगा 3/4 क्यू मल्टीप्लाई बाई 3/4 क्यू और अपॉन में जो डिस्टेंस है वो तो सेम चल रही। अभी देखो कौन से टर्म्स में फर्क आया है, तो क्यू तो सेम है सर, आर स्क्वायर भी सेम है, के भी सेम है, बस 3/4 इसको जरा किनारे लाओ तो 3 से कितना हो गया 9 और 4 से कितना हो गया 16। ठीक है, तो 9/16 का टर्म जो है वो चेंज हो गया। अभी जो इनिशियल फोर्स था और इस फोर्स में क्या फर्क है, 9/16 ऑफ द पार्ट चेंजेस हुए। द फाइनल आंसर इज 9f/16। क्या बात समझ में? पहले से इतना डिफरेंस फोर्स में आया है इस वाले के कंपैरिजन। सिंपल है, समझ गए? तो ऐसे छोटी सी ट्रिक्स क्वेश्चन होंगे, मतलब कि चाहे तो वो हमसे सिंपल फोर्सेस पूछ सकते थे पर उन्होंने ब्रेक किया फिर ऐड किया, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हम अपनी सिंपल बेसिक चीजों को ना छोड़ें। समझ गए? ऐसा नहीं करते कि इधर से निकाला और फिर उधर ऐड कर दे, बहुत सारे लोग तो इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, फोकस करना है। ऐसे जब भी क्वेश्चंस मिले इन पे जरूर फोकस करो। ठीक है, समझे? ओके, आते हैं कॉन्सेप्ट 2 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस पे। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे चलती हैं भाई, आउटवर्ड चलती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, वहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हम कैसे कंसीडर करते हैं कि वो इनवर्ड आ रही है, इनसाइड द चार्ज आ रही है। ठीक है, ओके, आगे द गोल्डन रूल समझना। सबसे पहले इस पे भी आपको नीट में पीवाईक्यूज मिल जाएंगे 100%। देखो, लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हो रही है, एट पॉजिटिव, और टर्मिनेट कहां पे हो रही है, नेगेटिव पॉइंट पे। फिर अगले पाएंगे टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। याद रखना है ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। थर्ड पार्ट में आते हैं यहाँ पे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज एंड कंडक्टर। फिर ध्यान से देखना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, जिस भी सरफेस पे चार्ज है वहां से फील्ड लाइन हमेशा उनके परपेंडिकुलर होंगी। किसी कंडक्टर पे रखा है आपने, कोई कंडक्टर है जिसपे चार्ज रखा है, वहां से भी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे निकलेंगे, परपेंडिकुलर निकलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। लाइन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। जो हमारी लाइन डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड स्ट्रेंथ के। जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ आप बढ़ाओगे, ऐसे समझो लाइन डेंसिटीज का मतलब क्या हुआ, ये हमने कोई एक लाइन ले ली और इस पे क्या किया, चार्ज दे दिया। ठीक है, तो अब इस पर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। समझ गए बात को? तो मोर यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई क्यू बढ़ाओ, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, उतने छोटे से लाइन पे ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रखोगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा क्यू उतना ज्यादा, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है? ये सब याद रहेगा क्योंकि ये सब हमें यूज करना है। अब इन पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, हमें उन्हें अप्लाई करना है एज एप्लीकेशन। चलो आगे पीवाईक्यू एप्लीकेशंस, आगे फील्ड और सिमेट्री से रिलेटेड आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू नीट 2024 का। क्या है चार्ज? चार्ज पॉजिटिव क्यू, द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो अगर मेरे पास कोई एक स्फेरिकल शेल है और हमने उस शेल पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे आप कोई चार्ज दोगे तो आपको पता है कि वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेंटर पे आप जाके बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या होगा, तो आंसर होने वाला है 0। आप सबको पता है, ये बेसिक चीज है, याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट्स इट, आंसर 0। अगला पीवाईक्यू किस पे बेस्ड था? नेक्स्ट पीवाईक्यू है, डू टू फील्ड लाइंस क्रॉस। कैसा होता है? तो आंसर है नो। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे एज अ रीजन एसोसिएशन के फॉर्म में। ठीक है, ओके, पीवाईक्यू अगले पे आते हैं। पॉजिटिव चार्ज Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल Q, नेट फोर्स डायरेक्शन चाहिए हमें। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक्चुअल में कहानी ऐसी है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज ये Q है, दूसरा चार्ज मेरे पास ये Q है, और इनसे एक इक्वल डिस्टेंस पे कोई मेरा दूसरा चार्ज स्मॉल q यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, एट दैट टाइम अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ उस क्यू पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो ध्यान से समझना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब जैसे ही ये चलेगा तो ये आपको पता है कि फोर्स लाइन ज्वाइनिंग पे लगाएगा, ये भी फोर्स इस पे लाइन ज्वाइनिंग पे लगाएगा। आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स जब लगता है तो वो एक ज्वाइनिंग लाइन पे लगता है। ये चार्ज यहाँ हुआ तो पहले इसको ज्वाइन करो, फिर इसके ही रिगार्डिंग फोर्स लगाना, इसके अलॉन्ग। ठीक है, ऐसे वैसे मत लगा देना, समझ गए बात को? ओके, तो इसने इसको इधर रिपेल किया, इसने इसको इधर रिपेल किया। ठीक है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूं, इस चार्ज के, मैं अगर इस चार्ज को अगर मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूं, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। एट दैट टाइम इसका लेता हूं तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट मुझे इस तरफ फिर से मिलेगा। ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। फाइनली कंपोनेंट क्या बचा मेरे पास, ये।
ठीक है, तो इस चार्ज पे जो मोशन की डायरेक्शन होगी यानी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, दैट्स व्हाई इस क्यू पे ये डायरेक्शन शो की गई है। अभी बात समझ गए? ठीक है, ये वाले क्यू वाले पार्ट थोड़ा सा नीचे है, समझ गया बात को? तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते ही मत बोलना कि नहीं नहीं कहीं नहीं मूव करेगा, इक्वल है, आप देखो, ठीक है, उनको ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर देन यू गेट द एक्चुअल डायरेक्शन। अगले पीवाईक्यू पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और अभी उसके सेंटर पे मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो अगेन आप आंसर क्या देने वाले हो भाई, 0 देने वाले हो, ठीक है। तो ऐसे बेसिक छोटी छोटी पीवाईक्यूज है जिनको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि भाई ये कौन पूछेगा, पूछ लेते हैं, ठीक है, तभी तो स्कूल जाता है इतना ज्यादा, तो बेसिक बेसिक चीजें नहीं छोड़नी है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द ईवी रिलेशन पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने एक बड़ा सा हिल बना के रखा हुआ है, ठीक है, आप ऐसे समझो ये जो हिल है वो किसका है, ये हमारे पोटेंशियल वी का है, ठीक है, और अब इसमें जो स्लोप्स हैं, ऐसे करके देखो, ये स्लोप आपको देखने को मिल रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हमारे, ये सारी स्लोप क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे हमारा पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, ठीक है, अभी यहाँ पे पोटेंशियल मैक्स है, अब यहां से नीचे आने पे पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, सिंपल सी बात है, नीचे आ रहा हूं, अगर ये पूरा पोटेंशियल ऐसे मान लो कि ये जो पहाड़ है ये पोटेंशियल है, तो जब ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, नीचे आओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, तो जब भी आप नीचे की तरफ आते हो जब पोटेंशियल गिर रहा होता है, तो ये जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअल डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। क्या बात समझे, समझ गए? यानी जब आप उतरना शुरू करो और पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही हो तो आप समझ जाओ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, समझे? चलो इस बात को हम अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल, तो वर्क डन अपॉन में चार्ज, पता है सबको? ओके, अब इसका रिलेशन हम लेते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करता हूं, तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल हिल, पोटेंशियल हिल का क्या है, स्लोप है। अब इसका मतलब आगे समझते हैं, तो देखो एक नेगेटिव सिंबल है, द नेगेटिव साइन मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉइंट करती है, मतलब उस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही होती है। इसका मीनिंग ये हुआ, समझ गए बात को? तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया सिर्फ P और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया Q, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अभी ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है, ठीक है। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जरा बताओ कि P पर पोटेंशियल ज्यादा है या Q पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप पहले फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो, फील्ड लाइंस आगे की तरफ जा रही है, तो फील्ड लाइन हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा होता है, ड्रॉप कर रहा होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट Q। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा, क्लियर हुआ? चलो एक और एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्यू ले लिया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, अब मैंने फिर से पॉइंट P रखा और मैंने फिर से पॉइंट Q रखा। अभी माइनस क्यू के अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस कैसे दिखनी चाहिए तुम्हें, ऐसे आते हुए, ऐसे करके, सॉरी कट नहीं करेंगे, ऐसे करके फील्ड लाइंस आते हुए दिख रही हैं, दिख रही हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। अभी बताओ पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, तो कैसे पता करोगे, आप देखो, आप ये देखो कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, उधर ही मूव करेंगे जिस तरफ पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा होगा, यानी Q पे ज्यादा रहोगा और P पे कम, तो ऐसी कंडीशन पे VQ इज ग्रेटर देन VP। अभी समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्लियर हुआ? ओके, तो इसका यूज हम करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आ जाओ। ग्रेडियंट रूल अगेन नीट, PYQ क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x y z in space is given by V is equal to 4x square volt। स्पेस में गए और हमें इस तरह से पोटेंशियल गिवन किया गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1, 0, 2 इन वोल्ट पर मीटर मुझे चाहिए, ठीक है। V गिवन किया, मुझे E चाहिए, तो सिंपल सा सोचना है, V गिवन है, E चाहिए, तो वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें ये दोनों आते हो। तो कौन सा फॉर्मूला है भाई हमारे पास, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से लिखता हूं, पहले समझो, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल के पास पार्ट है वो तो केवल एक्स वाला है, यहाँ पे ना कोई वाई वाला पार्ट है और ना कोई जेड वाला पार्ट है, देखो जीरो है, दोनों के कंपोनेंट जीरो है। तो अब हम जो फोकस करेंगे, ठीक है, जब हम इस एक्स डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू हमें एल कैलकुलेट करना है। दैट्स वाई इस फॉर्मूले को यहाँ लिखा गया माइनस डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन चेक करना है, ठीक है। अब हम v की जगह इस वैल्यू को रखेंगे, दैट इज द 4x स्क्वायर,
सबको डिफरेंशिएशन करना आता है, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो पावर आ गया 4 2 8 हो गया x में, एक पावर कम हो गई तो केवल x बचा, ठीक है, -8x का रिजल्ट हमारे हाथों में। अभी क्वेश्चन ने बोला था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, हम ले जाके यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, -8 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, -8 वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के लिए। अभी कोई पूछे कि किस एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप फाइनल आंसर देखो तो माइनस का रहा है, मतलब किसके अलोंग जाएगा, तो नेगेटिव के अलोंग जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अभी इन्हीं क्वेश्चंस में बाकी टर्म्स दे सकता था वो हमें, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एड अप कर लूं और मुझे कोई फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता 2y² एंड 3z², तो अब हम क्या करते, 2y² को अलग से डिफरेंशिएट करते, पहले हम ये x का रिजल्ट निकालते हैं, सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, y के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब हम y का कैलकुलेशन करते तो हमें क्या मिलता, 4y मिलता, फिर हम जाके y की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करते हैं एंड फाइनली आंसर हमारा 0 हो जाता है। फिर हम z को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं dv/dz, तो ये 2 आ गया था, 6z हो जाता, अब 6z जैसे मिलता तो मैं z की जगह 2 रखता, तो 6 2 से क्या हो जाता भाई, 12 हो जाता, फिर मेरा फाइनल आंसर 12 आता, ठीक है। तो अब ये x एक्सिस में आया है, वैसे z एक्सिस में मिलता है, वैसे ये y एक्सिस में मिलता, अभी सिंगल पार्ट था तो सिंगल आंसर आया, तीनों पार्ट देंगे तो तीनों पार्ट में हम ऐसा करेंगे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीके से सब पे लगाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, यू नो वेरी वेल, क्या फॉर्मूला होता है, phi is equal to q enclosed divided by epsilon। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी 3D स्ट्रक्चर से फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी चार्ज तुम्हें उस सरफेस के अंदर मिल जाए वो चार्ज लिखो और उससे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो क्या होगा, तुम्हें टोटल फ्लक्स यहां से पास आउट करता हुआ मिल जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, समझ गए बात को। और उससे भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ अंदर वाले ही चार्ज पे फोकस करते हैं, ठीक है। आज जो बाउंड्री रूल समझते हैं, इसमें सारी चीजें लिख दी है। फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, केवल इनसाइड वाले, और कैसा सरफेस होना चाहिए, हमारा क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। आगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, ना तो एक शेप पे डिपेंड करता है, ना तो साइज पे डिपेंड करता है, किसके, सरफेस पे, जिस सरफेस के अंदर रखा हुआ उसका शेप साइज डजंट मैटर। देखो यहाँ पे ये सर्किल बनाया, फिर एक कर्विकल पाथ है, इसके बाद फिर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पाथ है, और सबका आंसर क्या लिखा हमने, सेम लिखा, तो इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आगे क्या लिखा है, नॉर ऑन चार्जेस प्लेस्ड आउटसाइड, और इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि बाहर कौन से क्या चार्जेस रखे हुए हैं, सिर्फ हमें अंदर से मतलब है, जो अंदर चार्ज मिला उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, दैट्स इट। कैसा भी फिगर हो, कैसा भी शेप हो, कैसा भी साइज हो, डजंट मैटर। क्लियर होगी बात सबको? ओके, अब चलते हैं इससे रिलेटेड नीट का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, गॉस एंड ट्रैप्स के क्वेश्चन है, तो पीवाईक्यू में क्या है, सबसे पहला साइज ट्रैप का क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा जाता है, चार्ज क्यू इज इंक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक क्यू चार्ज है जिसे इस रेडियस के सरफेस से क्या किया गया है, पूरा क्लोज किया गया है। इसके बाद बोला इफ द रेडियस इज डबल, अगर हम रेडियस को 2 गुना कर दें, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल, तो जो बाहर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के दिमाग में क्या आता है, बहुत सिंपल सा कॉमन सा, वो सोचते हैं कि भाई ये रेडियस आर का है तो इसके अंदर इतनी फील्ड लाइंस आ रही हैं, और जब हम एक बड़ा सा बनाएंगे 2 गुने वाला आर का बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी फील्ड लाइंस आएंगी। तो जब बहुत सारी फील्ड लाइंस आएंगी तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लक्स के बारे में सीखा है कि मेजरमेंट ऑफ, या फिर हमने क्या कि कैलकुलेशन ऑफ, या फिर आप ऐसे समझ लो कि बहुत बेसिक सी चीज उसमें लिखी होती है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में, कि हम जा रहे हैं नंबर लाइंस को, जो फ्लक्स लाइन होती है बस उन्हें हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कहते हैं जितनी ज्यादा फ्लक्स लाइन होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कुछ कठिन वाली बात नहीं है, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं पर वो ये नहीं देखते कि ये जो फील्ड लाइंस के नंबर हैं वो यहीं से तो पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डंस थे और यहाँ पे जाके क्या होगा, दूर दूर हुए, फॉर अपॉर्ट हुए, तो देखने में वो ज्यादा लग रहे हैं पर एक्चुअल में क्या है, सेम है। समझ गए? क्यों चार्ज से ही तो निकले, तो अब कितना भी बड़ा सरफेस हो फील्ड लाइंस के नंबर तो सेम ही रहने वाले हैं। समझ गए? फिलहाल ये याद रखना है कि साइज पे डिपेंड नहीं करता है, और आंसर दोबारा हमारा वही 5 होगा जो पहले था। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना बड़ा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि क्यू चार्ज से ही तो निकली है। जितनी फील्ड लाइन, अगर यहाँ से 100 फील्ड लाइंस निकल गई तब ये 100 ही रहने वाली है, ठीक है। चाहे छोटे से सर्किल में देखो चाहे बड़े से सर्किल में देखो, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ओके, अब आते हैं 10 सिमेट्री ट्रैप पे। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, हम लोग ने बोर्ड्स में भी देखे हैं इनके क्वेश्चंस। क्या है, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, ठीक है, सेंटर ऑफ अ क्यूब पे रख दिया गया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, हमें इसके फेसेस जो हैं उसमें से किसी एक फेस से आंसर बताना है,
ठीक है, तो हम जल्दी से गलती कर जाते हैं, हम क्या कहते हैं, अच्छा तो डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगा के चले आते हैं। अब ध्यान से देखो, समझना कि ये जो पूरा होल फिगर है, इससे टोटल कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो हम देखेंगे अंदर कितना चार्ज उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, कहानी खत्म हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसके एक फेस से चाहिए, ठीक है। टोटल कितनी फेसेस होती है, 6 फेसेस होती है, तो एक फेस से निकालना है मुझे, तो इस पूरे रिजल्ट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट, दैट्स माय रिजल्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटे मोटे ट्रैप्स हमको देखने को मिलते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, और इजी है, इसलिए हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं तो चूक भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इजी चीजों में तो और अच्छी बात है कि जितनी जल्दी आप कर पाओ, टाइम बचाओ, देखते ही टिक कर दो, ठीक है। तो वहां से स्कोर तो अच्छा करना है आपको। कौन से 5 पे आते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पता होना चाहिए कि दो सिमेट्रिकल चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, दोनों पॉइंट चार्जेस होते हैं, सर एक माइनस क्यू का होता है, एक प्लस क्यू का होता है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है बहुत छोटी सी होती है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है, लेकिन हम उसे 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ब्रेक डाउन करने में आसानी होती है। ये सर डाइपोल्स क्या होते हैं भाई, तो आप सबने पढ़ के रखा है डाइपोल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया HCl, HCl को जरा ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस। अब सोचो इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज द 2a, तो ये डाइपोल के एग्जांपल हो गया। समझिए आप कितना बड़ा डाइपोल होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, दोनों के अमाउंट क्या है, आपस में सेम है, गेट इट, ओके। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सियल फील्ड, इक्वेटोरियल फील्ड और टॉर्क के बनते हैं। चलो आ जाओ, एक्सियल पे कैसे कवर करोगे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी। ये तो वेक्टर का सिंबल है, पर आपको मैं बता रहा हूं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। अब मैं किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, तो ई का रिजल्ट देखना ध्यान से, क्या मिलेगा, 2kp अपॉन में मिलेगा आर क्यूब। इन द वेक्टर फॉर्म आप जाओगे तो ऐसे पी पे वेक्टर लग जाएगा, तो ई और इसका रिलेशन अगर आप देखोगे तो कैसे मिल रहा है, 1/r क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। इस बात को याद रखना, सेम एज इट इज इक्वेटोरियल आप पहुंचोगे, इक्वेटोरियल पे निकालोगे, इक्वेटोरियल क्या होती है, वो लाइन होती है जो उसको बाइसेक्ट करके जाती है, ठीक है। इसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट किसकी वजह से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है वो होती है इन द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, जो डायरेक्शन हमारे पी की होती है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इसका भी रिलेशन 1/r क्यूब के साथ होता है, इसका फॉर्मूला अगर आपने याद किया होगा तो मिला होगा kp/r क्यूब, ठीक है, सेम रिलेशन है, ओके। आगे बढ़ते हैं, टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड, टाउ की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू हमने यहाँ पे ले जाके रखा, फील्ड लाइंस हमें यहाँ पे दिख रही, दिस इज दी फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस क्या करेंगे, इस पे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, एक टर्निंग सा इफेक्ट डेवलप होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या मिलेगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। समझ गए बात को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है कि आप पी की डायरेक्शन में अपने पाम को रखो ऐसे करके, और ई की डायरेक्शन में से क्या कर दो, कल कर दो, सिंपल सी बात है, आपको इजी तरीके से आंसर मिल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करने वाला है, गेट इट, ओके। फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। आते हैं पी वाई क्यू पे, क्वेश्चन किस पे आ गया, डायपोल पे आ गया, ठीक है। कब पूछा गया, 23 में पूछा गया, पढ़े क्वेश्चन को, ओके। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे, दैट इज द थीटा, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵। तो मुझे थीटा इन्होंने कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, इसके बाद इन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी गिवन की है, 2 × 10⁵ गिवन की। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। इन्होंने बताया कि इसने 4 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। अभी डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना है, द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, हमसे क्यू पूछना चाह रहे हैं, किस पे पूछना चाह रहे हैं, डाइपोल पे। उसकी लेंथ इन्होंने ऑलरेडी हमें 2 सेंटीमीटर बता के रख दी। अगर तुम अपने डाइपोल के बारे में अच्छे से पढ़े हो तो तुम्हें पता होगा कि डाइपोल एक्चुअल में किससे बनता है, तो भाई 2ql से बनता है, ठीक है, जिसमें मुझे Q बताना है और 2L की वैल्यू ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर गिवन है। यानी मुझे ये वाला पार्ट पता है, ये पता करना है, तो इससे पहले मुझे क्या पता चल जाए, P पता चल जाए। P का रिलेशन तुम यहाँ पे जानते हो कि E आ रहा है, टाउ आ रहा है, मतलब E और टाउ में एक P का रिलेशन है, तो आप फॉर्मूला सीधे यूज करो, P E साइन थीटा। यहाँ पे E पता है, साइन थीटा पता है, टॉर्क पता है, P मिलेगा, जैसे P मिले यहाँ ला के रखो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें ब्रेक करनी आनी चाहिए कि देंगे कुछ और पूछेंगे कहीं अंदर जाके, तो आप ये ना सोचो कि अरे ये कैसे, ठीक है। तो ऐसे चीजों को रिलेट करना सीखो और ब्रेक करना सीखो। फॉर्मूला लिखा हमने, ठीक है, 2qa sin थीटा, हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी लाके, और वहीं से क्या किया, चार्ज को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ का जो कैलकुलेशन है वो क्या हुआ कि सारी वैल्यूज डायरेक्टली ले जाके रख दी हमने, ठीक है। बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाए नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे ये कैसे हो गया, कैसे कर दिया, सारी वैल्यूज उठाई एक ही बार में कैलकुलेशन, इसलिए मैंने आपको इजी वे से बता दिया
कि ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है, ये निकालना है, मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि चीजें बनेंगी कैसे, तो ये पता चल जाए तो बात बन जाए, तो ये कहां से पता चलेगा, इस फॉर्मूले से पता चलेगा, यहाँ ले जाओ, यहाँ रखो, फिर जो मिले वो लाके यहाँ रखो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। गेट इट। सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं, कंडक्टर्स और शेल्स पे, ठीक है, इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, पूछते हैं, हम लोगों ने देखे भी, कई सारे ग्राफ बनाए। फिलहाल अभी बात को इजी तरीके से समझना कि जब भी किसी कंडक्टर और शेल की बात होती है, ठीक है, और स्पेशली इनसाइड अंदर की बात हो रही होती है, तो ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट हमेशा वहां तुम्हें 0 मिलेगा और वी का रिजल्ट हमेशा आपको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये कहां तक की बात है? तो ये आपके सेंटर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कहां तक जाती है, सरफेस तक जाती है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी सेंटर से सरफेस तक की बात हो रही है, कांस्टेंट। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचोगे, सरफेस पे जैसे ही पहुंचोगे, ठीक है, जैसे यहाँ से ई से 0 गया, सेंटर से सरफेस पहुंचा, जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी आपको एक वैल्यू तुरंत दे देगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जो भी चार्ज सरफेस पर होगा उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सेम एज इट इज पोटेंशियल, यहां से यहां तक तो पूरा कांस्टेंट, जो वैल्यू यहाँ पोटेंशियल की वो वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम सरफेस को क्रॉस करते हैं तब जाके इस v की वैल्यू ड्रॉप करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, ठीक है। अगर आप सरफेस क्रॉस करोगे तो सेम एज इट इज e की भी वैल्यू क्या करेगी, ड्रॉप करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से अगर यहाँ पे देखो इस जगह पे, तो यहाँ से वैल्यू देखो स्ट्रेट लाइन की तुमको देखने को मिल रही है, किसकी है भैया, देखो इन भाई साहब की बनी हुई है। क्या कह रहे हैं, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू इनको मिली, वो कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, सरफेस तक कांस्टेंट मिला, अभी सरफेस से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तब जाकर ड्रॉप हुई है, अदरवाइज सरफेस तक तो देखो इनको पूरा कांस्टेंट मिला। यहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे रिप्रेजेंट किया गया ब्लू लाइंस, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में इसने यहाँ सेंटर से, स्टार्टिंग से जो रिजल्ट दिया वो देखो 0 दिया, यहाँ से इधर भी जाओगे तब भी 0, इधर भी जाओगे तब भी 0। जैसे ही सरफेस पे पहुंचे देखो एकदम से हाइक मिली मुझे, एकदम से हाइक आई, और इसने क्या किया, एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, ये वाला। अभी आगे जाओगे तो देखो इसने फिर से ड्रॉप करना शुरू कर दिया, मिला, ठीक है। जैसे ही आप एक ग्रेटर देन ऑफ द सरफेस डिस्टेंस पे जाएंगे, आपका रिजल्ट क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो ध्यान रखना है कि कैसे क्या चीजें रिलेट करते हैं। फिलहाल ये भी पढ़ लेते हैं, इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0, ठीक है, बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड द इक्वल द सरफेस पोटेंशियल, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, इस बात को याद रखना। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, डन, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रहे, ठीक है। ऐसी चीजें जब पास में हम रखते हैं, अपने पास समराइज करके रखते हैं ना, तो पढ़ना बड़ा इजी हो जाता है, तुरंत देखते जाते हैं, कंफ्यूजन्स भी नहीं बनते हैं। सबसे पहले फोर्स एंड पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ यहाँ पे लिखा है, फिजिकल टू के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, फील्ड का फॉर्मूला लिखा है, पोटेंशियल लिखा हुआ है, कंटीन्यूअस चार्ज फील्ड इज लिखी हुई, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r, इनफाइनाइट शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी इन पे हमने क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है, तो अभी इस शीट में हमने बेसिक बातें कर ली, तो अभी कुछ पार्ट्स हमारे बच गए जो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं था कि इन सारी चीजों को कवर कर दिया जाए, ठीक है। ईवी रिलेशन पे आते हैं, हमने बस आपको याद दिला दिया मोटा मोटा, अब अगले पे हम केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr, v इज इक्वल टू w बाय q, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला q into 2a, p sin थीटा, एनर्जी माइनस p cos थीटा, जैसे इस पे बात नहीं की करेंगे, गॉस पे थोड़ा सा बात की है, और ज्यादा करना है, ठीक है। कंडक्टर्स ev0 v सरफेस, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये फॉर्मूला शीट अपने पास रख लो, गेट इट, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अभी हमने इनके बेसिक्स को देखा, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। अगर आप इसे छोड़ के जाने वाले थे तो छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। मैंने बता दिया कि इसका वेटेज है, मजा आएगा आपको, अगर आसान क्वेश्चन मिल गए तो और ज्यादा मजा आएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसके PYQs लिखेंगे, स्पेशली PYQs जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं बेसिक, जो बचे हैं वो भी हम उसी में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे जल्दी से कवर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टाटा बाय बाय।